स्वयं की गई गलतियां यदि स्वयं सुधार ली जाए तो इससे बेहतर है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। जीवन काफी कठिनाइयों से भरा होता है, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, किंतु यदि इस जीवन में हमें एक आदर्श की किरण मिल जाए तो ये जीवन जीना सरल हो जाता है। और ये उम्मीद की किरण हमें मिलती है उन महान व्यक्तित्वों को जानकर जिन्होंने इस जीवन को जीते हुए अनेकों मुकाम हासिल किए हैं, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विश्व में अपना नाम किया है। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य को एक ऐसी विरासत दी है जिसका स्थान सर्वोपरि है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे लेखक की जिन्होंने केवल अपने कलम से पूरे विश्व में तहलका मचाया था। मैं बात कर रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था, जिनका जन्म 30 जुलाई 1880 को बनारस के लंबी गांव में हुआ था। उनके दादा, जिनका नाम गुरु सहाय राय था, वे एक पटवारी थे। उनके पिता एक लेक्चरर थे जिनका नाम अजायब राय था। उनकी माँ का नाम आनंदी देवी था। वे अपने घर की सबसे छोटे थे, अपने पिता के चौथे संतान थे। बचपन में उन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपनी माँ को खो दिया। एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी माँ चल बसी। माता के देहांत के बाद वे अकेले से हो गए थे। 7वीं तक की पढ़ाई तो उन्होंने एक मदरसे में कर ली थी, किंतु पिता का कार्य गोरखपुर में चल रहा था, जिसके कारण उन्हें गोरखपुर आना पड़ा। माँ के देहांत के बाद पिता ने पुनर्विवाह किया। उनकी जो सौतेली माँ थी वे उन्हें वह प्यार न दे सकी जिसके शायद वे हकदार थे। इस कारण उनके जीवन में सदैव एक माँ की प्रेम की कमी बनी रही। माँ को खोने के पश्चात वे अकेले से हो गए थे। तब उन्हें एक साथी मिला और वो साथी थी उनकी पुस्तकें। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि वे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, किंतु फिर भी उन्हें पढ़ने में अलग ही रुचि थी। और यही कारण था कि उन्होंने पैसों की तंगी के कारण एक पुस्तक की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, ताकि दिन भर वे पढ़ाई कर सकें। उन्होंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी और महज 13 साल की उम्र में अपनी पहली रचना की। उनकी पहली रचनाओं में कृष्णा, प्रेमा आदि शामिल है। उनका विवाह 15 साल की आयु में ही कर दिया गया था। पिता की जोर जबरदस्ती के कारण उन्हें विवाह तो कर लिया, किंतु उनकी पत्नी के साथ खासा बनती नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी उनसे उम्र में बड़ी थी और साथ ही सभी का अपना व्यक्तित्व स्वभाव होता है। किंतु मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि उनकी पत्नी का स्वभाव खिसियाई बिल्ली जैसा था। वह हमेशा उनसे तर्क वितर्क करती रहती थी। साथ ही उन कुछ सालों बाद, विवाह के 2 साल बाद, उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत होने के बाद घर के चाचा चाची बड़े थे, इसीलिए उनकी चाची और उनकी पत्नी के बीच जमता न था। पिता के जाने के बाद उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी। पढ़ाई रोकने का कारण ये भी था कि अब पूरे घर का भार उनके सर पर था, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। धन भी नहीं था। इन सभी परेशानियों के बावजूद उन्होंने एक वकील के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उन्हें केवल 5 रुपए वेतन मिलता था, जिसका 60% वे अपने घर में देते थे। कुछ सालों बाद उन्हें एक असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्हें 20 रुपए की वेतन मिलती थी। तो उस समय 20 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। वे असिस्टेंट टीचर थे एक सरकारी स्कूल में, जो कि वहीं बहराई में था। उनका कार्य कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद तो कभी बहराई में था, जिसके कारण वे कम ही घर जाते थे। घर कम जाने का कारण ये भी था कि वे जब भी घर जाते तो एक निराशपूर्ण माहौल में रहते, जिसके कारण वे लिख न पाते थे। और यही कारण था कि एक बार जब वे गांव गए तो तब उनकी पत्नी से उनकी झड़प हो गई, जिसके कारण उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और मुंशी प्रेमचंद भी उन्हें दोबारा लेने लगे। वे फिर गोरखपुर आ गए, जहां आकर उन्हें एक असिस्टेंट मास्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब जब वे असिस्टेंट मास्टर हो चुके थे तो उनका वेतन बढ़ गया। उन्होंने 1906 में
एक विधवा स्त्री जिनका नाम शिवरानी देवी था, उनसे विवाह कर लिया। शिवरानी देवी प्रेमचंद से बहुत प्रेम करती थी। विधवा स्त्री से विवाह करना एक उदाहरण सा बन चुका था, क्योंकि उस समय विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह का आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रेमचंद जी ने अपना योगदान दिया। उनकी कार्यबद्धता में वे इतने विलीन थे कि उन्हें खाने पीने की भी सुध न थी। उन्हें लिखना अत्यंत प्रिय था। उनकी रचनाएं भी इस तरह से थी। बड़े घर की बेटी जो उनकी रचना है, उसमें जो आनंदी का किरदार है वो कहीं ना कहीं उनकी माता से मिलता है। वे अपने जीवन के सभी किस्सों को अपनी रचनाओं में लिखते थे। उनकी कहानियां देहात में रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उन पर होती थी। उनका जीवन किस तरह होता है, उनके जीवन में क्या संघर्ष होते हैं, और यदि कोई ग्रामीण यदि शहर में आ जाए तो क्या संघर्ष होता है, यहाँ उसके परिवार पर क्या बीतती है। परिवार पर जब किसी भी त्योहार पर वो मजदूर अपने घर नहीं लौट पाता था, तो तब उसके घर में क्या हालत होती थी। आर्थिक तंगी के कारण लोग किस हद तक जा सकते थे, वे सभी उनकी रचनाओं में मिलती है। जैसे पूस की रात में उन्होंने एक ऐसी कहानी दर्शाई है कि गरीबी के कारण लोग कंबल को भी मोहताज हो जाते हैं और पूस की रात को ऐसी ही ठंड में बिताते हैं। ऐसे अनेकों रचनाएं हैं उनकी, जिसमें उन्होंने चाहे स्त्री हो, बालक हो, मजदूर हो, हर एक वर्ग के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, उनके जीवन का परिचय दिया है। इसीलिए उनकी रचनाएं काफी पसंद की जाने लगी। उनके विवाह के उपरांत उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी लिखा करती थी और प्रेमचंद जी भी लिखा करते थे। असिस्टेंट मास्टर के पोस्ट पर आने के पश्चात उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स नियुक्त कर दिया गया, जो कि काफी बड़ा ओहदा था। उनकी रचना सोजे वतन ने तो तहलका सा मचा दिया था। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। जिस समय वे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त किए गए थे, वह साल था 1919 का। 1921 में हुए असहयोग आंदोलन के पश्चात जब उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया था, तब उन्होंने 1923 में एक प्रकाशन की शुरुआत की। वह प्रकाशन का नाम था सरस्वती प्रेस। सरस्वती प्रेस चला तो ठीक, किंतु उस कारणवश उन पर काफी व्यय हो गया, काफी कर्ज हो गया और इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें मुंबई आना पड़ा। वे जब मुंबई आए तो उनकी पहली रचना थी मजदूर वर्ग पर। उनकी पहली रचना का नाम था मजदूर, जो कि एक हिंदी सिनेमा में फिल्म बनाने के लिए उन्हें करनी थी। उनकी इस रचना को खासा किसी ने पसंद नहीं किया, जिस कारणवश उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया। मुंबई छोड़ने के पश्चात वे बनारस आ गए। बनारस में आते ही उन्हें प्रोग्रेसिव वर्कर्स एसोसिएशन का चीफ बना दिया गया, जो कि लखनऊ में है। किंतु आर्थिक तंगी और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने इस कार्य को भी त्यागना चाहा। अपने आखिरी दिनों में उनकी आखिरी रचना गोदान थी। अपने आखिरी समय में वे मंगलसूत्र इस उपन्यास की रचना कर रहे थे। हालांकि मंगलसूत्र अधूरा रह गया, क्योंकि सन 1936 को 8 अक्टूबर की सुबह सभी की आंखें नम हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी हम सभी को छोड़कर जा चुके थे। मुंशी प्रेमचंद के जाने के उपरांत मानो हिंदी साहित्य और हिंदी जगत का एक ऐसा सितारा खो चुका था जिसकी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। उनकी अनेकों रचनाएं हैं, जैसे गोदान, गबन, ईदगाह, ऐसे अनेकों रचनाओं ने लाखों का दिल जीता है। हालांकि उन्हें वो दर्जा न मिल पाया जो शायद उन्हें आज मिल रहा है। उनके जीवन काल में उनकी रचनाओं की इतनी सराहना न की जाती थी जितनी कि आज होती है, क्योंकि उनके लिखने का तरीका काफी कटाक्षपूर्ण होता था। वे समाज सुधारक थे, अपनी रचनाओं से ही समाज को सुधारने का जज्बा रखते थे। उनके जाने के पश्चात उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने उनके ऊपर उनके जीवन परिचय पर एक किताब लिखी।
जिसका नाम था प्रेमचंद घर में, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद जी के दिनचर्या की बात की कि किस तरह वे सुबह उठकर पैखाने जा करके चाय पी करके फिर लिखने बैठ जाते थे और लिखने के पश्चात वे दिन भर लिखा करते थे। और वो कहती थी कि उनकी कलम तलवार की तरह चलती थी। तलवार सी कलम इस तरह चलती थी कि जब तक एक बार भी लिख न ले तब तक रुकती न थी, और इसीलिए तो उन्हें कलम का मजदूर भी कहा जाता था। आज मुंशी प्रेमचंद हम सभी के बीच नहीं है, किंतु उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं वे आज भी हमसे यही कह रहे हैं कि हमें किस तरह बदलाव की आवश्यकता है। अजीब विडंबना है इस देश की कि आज हमारा युवा वर्ग ऐसे रचनात्मक कथाओं को नहीं पढ़ता, ऐसे महान साहित्यकारों के बारे में नहीं जानता, उनकी व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इनकी रचनाओं को पढ़ें, इनकी रचनाओं को समझें और साथ ही साथ हमें बताएं कि आपने इनकी कौन सी रचना अब तक पढ़ी है। इसी के साथ मैं अश्विनी पांडे आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के परिचय से। धन्यवाद।